नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस खास पेशकश इनसे मिलिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ही दिलचस्प होता है, धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे माहौल में, हालांकि ठंड बहुत तेज है, ये प्रदेश का तराई बेल्ट है और ये जनपद सिद्धार्थनगर बिल्कुल तराई में है और यहाँ ठंड वाकई बहुत तेज है। लेकिन जो जो विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है उतने माहौल में गर्माहट हो रही है और तमाम प्रत्याशी जो घोषित और अघोषित वो अपने हिसाब से, हालांकि चुनाव आयोग ने कोविड को देखते हुए कई प्रकार के जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, कई जो है प्रतिबंध भी लगा के रखे। उस हिसाब से उसके गाइडलाइनों का अनुपालन करते हुए तमाम प्रत्याशी मैदान में अपने अपने तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और जो विधानसभा चुनाव का जो समर है इसको जीतने के प्रयास में। इसी कड़ी में आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं 302 विधानसभा सोहरतगढ़, उत्तर प्रदेश का 302 विधानसभा सोहरतगढ़ से बसपा प्रत्याशी राधा रमण त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसे सर इधर चुनाव धीरे धीरे अपने चरण पर पहुंच रहा, अपने अंतिम चरण पर, आप बताइए जैसे यहाँ अगर विधानसभा सोहरतगढ़ की बात करी जाए तो पिछले कई चुनावों का परिणाम पर अगर नजर डाला जाए तो बसपा रनर अप रही। हालांकि काफी अरसा हो गया यहाँ बसपा की सीट के लिए, आपको क्या बहुत प्रचंड बहुमत से 302 विधानसभा पार्टी जीत गई। आप इसको इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? तो इसलिए कह सकते हैं कि लंबे समय से समाज की सेवा और हमेशा द्वितीय नंबर पर रही बहुजन समाज पार्टी, जब मैं प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे सर्व समाज का बहुत ही प्यार अपार मिल रहा है और उसको देखते हुए हमको लगता है कि सोहरतगढ़ ही नहीं, इस जनपद की सभी सीटों पर मेरे चुनाव लड़ने का अच्छा परिणाम दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज पिछला अगर विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डाला जाए तो यहाँ सभी पार्टियां जाति से निकलती हैं, सहमति। तो आपको क्या लग रहा है कि वो फैक्टर कितना काम करेगा? बताया मैंने आपसे कि इस समय मैं एक विकल्प के रूप में सोहरतगढ़ की जनता को दिखाई दे रहा। सबका स्नेह इसलिए भी मिल रहा है कि पूरे 4 दशक से मैं इस जनपद की सेवा किया हूँ। अवसर मुझे एक विकल्प के रूप में सोहरतगढ़ की जनता को दिखाई दे रहा। सबका स्नेह इसलिए भी मिल रहा है कि पूरे 4 दशक से मैं इस जनपद की सेवा किया हूँ। अवसर मुझे बहन जी ने दिया है और उस अवसर का लाभ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो उनके द्वारा उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था रही है, जो उनके शासनकाल में विकास रहे हैं, जैसे बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आज जब आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो उनके कार्य दिख रहे हैं। जैसे माननीय कांसीराम आवास के लिए हजारों की संख्या में गरीब छत के नीचे रह रहा है। किसी भी अम्बेडकर गांव में चले जाइए तो उनके द्वारा किए गए कार्य दिखाई दे रहे हैं और जनता उनके कार्यों को और मेरे समर्पित भाव से लंबे समय तक सेवा करने से एक अजीब लहर है। उस लहर को जब परिणाम आ जाता है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब कांसीराम आवास, तो इधर तो भाजपा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास के तहत काफी लोगों को आवास चाबियां दी गई हैं, दिखाई इस तरह से कोई चीज भी कर होता है। आलोचना करना बहुत आसान कार्य है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी की पहचान की कारण बन चुकी है। कोई भी व्यक्ति लखनऊ जाता है तो इस समय उन्हीं के कार्यों को देख पाता है। उसी प्रकार किसी भी जनपद के मुख्यालय पे चले जाइए तो उनके द्वारा किए गए कार्य दिखाई दे रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार यानी भाजपा जो सरकार रही, वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है विश्वास और प्रयास और बहुत व्यापक पैमाने पर जो है विकास को धरातल उतारा गया है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया। तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। हर व्यक्ति अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
लोग अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा करना बहुत आसान कार्य नहीं। अच्छा करने के लिए मैंने पूरा जीवन तपस्या करके देखा। आज मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता किसी पद पे नहीं है, सामान्य घटना नहीं है। और अगर मैंने 4 दशक तक जनता की सेवा करके इस समाज में एक आदर्श राजनेता का, सामाजिक कार्यकर्ता का और लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होने का जो मुझे जनता के द्वारा विश्वास मिला है, और इस विश्वास के तहत आज मैं कोविड के काल में कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के चुनाव लड़ रही है। और आप गाँव जाकर के देख सकते हैं कि अब की बार एक अजीब प्रकार का उत्साह मेरे नाम को लेकर के जनता में है। वो दलीय भावना से और ऊपर उठ करके लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जब चुनाव आयोग की तमाम पाबंदियां रही तो तमाम पार्टी के लोगों ने ऐतराज किया और सवाल उठाया कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे जब जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनसभा नहीं होगी। आपका इस पर क्या विचार है और आप कैसे इस चुनाव को जो है लड़ पाएंगे, कैसे आप इसको लड़ाएंगे? देखिए, पहली बात तो चुनाव प्रचार में व्यक्ति का चुनाव चिन्ह और व्यक्ति का नाम, यही तो प्रचार किया जाता है, और ये दोनों मेरे पास है। ऐसा कोई नहीं है जिसको हाथी चुनाव चिन्ह न मालूम हो, और उस व्यक्ति को यह भी मालूम है कि राधा रमन त्रिपाठी कौन है। ऐसी स्थिति में जो हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है वो पर्याप्त है मुझे चुनाव जिताने के लिए। मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, सभा करूं ना करूं, क्योंकि आज के सभा करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने 40 साल सभा किया है, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से पूरा जनपद ही नहीं, कई जनपद अवगत है इससे, और लंबे समय तक निस्वार्थ भाव से सेवा किया हूँ, उसका परिणाम दिखाई दे। अच्छा ठीक है सर, जैसे मान लिया हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, अपने एजेंडे को लेकर चलता है, लेकिन कुछ जो है आप धरातल पर उतरते हैं तो कुछ धरातल के जो सामने दिखते हैं वो कुछ इशूज होते हैं, कुछ नहीं होते। मुझे बताइए विधानसभा मैं चाह रहा हूँ विधानसभा स्वरगढ़ नहीं, जहाँ तक मेरा कार्य चल रहा है, और स्वरगढ़ के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो स्वरगढ़ की वह जनता जो उपेक्षित थी, वंचित थी, शोषित थी, मैं उसी की सेवा पूरे जीवन किया हूँ, और वो लोग उस सेवा को आज परिणाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राण से लगे हुए। नहीं तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लगता है आपको कि मतलब पिछली गवर्नमेंट ने जितनी भी सरकारें आई उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई? नहीं, क्या कुछ ऐसे जैसे स्वरगढ़ विधानसभा 2 पार्ट में रखा, एक बाणगंगा का पूर्वी भाग और दूसरा बाणगंगा का पश्चिमी भाग। बाणगंगा के पूर्वी भाग में जब आप दृष्टि डालोगे तो यहाँ मटियार दोमट है, और विश्व की मशहूर धान की फसल यहाँ अच्छी क्वालिटी की पैदा होती है। उसके लिए ब्रिटिश काल में जो जलाशय बनाए गए थे, थोड़े दिन के लिए आए थे, तो मैंने फंड भी कराया था, लेकिन क्योंकि मैं विधायक नहीं था, मैं उन जमींदारी सागरों को पुनर्जीवित करने के लिए और खेत तक पानी पहुंचाने के लिए फंडिंग कराई थी, लेकिन वो चीजें जितना मैं चाहता था नहीं हो पाया। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो हर खेत को अगर पानी मिल जाए और जो रासायनिक उर्वरक है उसके स्थान पे जैविक उर्वरक का प्रयोग हो, तो स्वरगढ़ का जो बाणगंगा का पूर्वी क्षेत्र है विकसित होने में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, और पूरे विश्व में यहाँ की जो विकास है वो हमारे विधानसभा से सटा हुआ है। भगवान बुद्ध के नाम पे हम लोग बिल्कुल सत्ता में आएगा, तो बुद्ध को हम और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके यहाँ पे रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं, और खेत की मिट्टी के हिसाब से किसानों को जागृत करके उनसे अच्छी फसल और अच्छी पैदावार की एक थीम स्थापित करेंगे, जिससे इनका जीवन स्तर उठ सके। ठीक इसी के विपरीत जब आप बाणगंगा के पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बलुई दोमट है, और वहाँ पर जो कैश क्रॉप के रूप में गन्ने की खेती होती है,
अगर वहाँ पे उनको यह सुविधाएं प्रदान की जाए तो उनका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। और इस पे मैं लंबे समय से कार्य भी किया हूँ, संघर्ष भी किया हूँ, और अवसर मिला तो उसका उनको फल भी मिला। यानी आपके कहने का मतलब सोहरतगढ़ की जो जनता है उसका जो एक बड़ा जीविका आजीवन मतलब जीविका का जो जीविकोपार्जन का जो तरीका है वो कृषि है, आपके कहने का तात्पर्य है। और उस पर पिछली सरकारों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तो सरकार का ये तमाम है। मैं कह रहा हूँ कि पिछली सरकार मतलब वर्तमान सरकार की आप मत नहीं, वर्तमान की बात पिछले उसके पीछे मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 दशक पूर्व जाइए तो यहाँ पे हरिंदा में गन्ना मिलता है और एक मालगाड़ी पूरी लोड होकर के बढ़नी से लेकर के सोहरतगढ़ तक पैक हो जाती। बड़ी संख्या में लोगों के पास गन्ने की उपज होती थी, लेकिन उसकी जो बड़ी संख्या में लोगों के पास गन्ने की उपज होती थी, लेकिन उसकी जो क्रय की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं रहती, मतलब समुचित नहीं हो पाई। लिहाजा आज जो गन्ना वो दे रहा है वो पौने दाम पे नेपाल भेज दे रहा है, कुछ खरसारी उद्योग में चला जा रहा है और सीमित मात्रा में और बढ़ा करके तुलसीपुर में जा रहा है। इस जनपद में कई बार उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक चीनी नहीं है। और इटवा, मरियागंज और बढ़नी इन 3 ब्लॉकों को जोड़ते हुए अगर एक गन्ना मिल की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के किसानों का, यानी इनके किसानों का जो लोग कहते रहे, सरकारें कहती रही आय बढ़ाना है, आय बढ़ाने का मुख्य जो है तरीका ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो किसानों को तमाम ऐसी फसलें हैं जिससे दो ऐसी फ्रेश क्राफ्ट फसलें हैं मानगंगा के उत्पाद अच्छी मात्रा में हो सकती हैं। और यहाँ उन्नतशील धान की खेती, जैसे आज काला नमक बहुत लंबा संघर्ष 2000 से लेकर के आपके टीवी चैनलों के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से काला नमक को पुनर्जीवित करने के लिए वो बहुत संघर्ष किया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब उसकी हुई हैदराबाद यूनिवर्सिटी को उसकी जांच के लिए मिला तो उन्होंने जांच करके बताया मान लीजिए एक बार में 100 दाने तो सुगंधित केवल 5-6 दाने ही है। अच्छा, उसको प्रोसेसिंग करके डेवलप करने का व्यवस्था तो बना, लेकिन जमीन पे आते धरातल तक नहीं दिख रही है। और मैं सत्ता से दूर भी रहा तो बहुत ज्यादा उसमें। अच्छा सर, सपोज दैट अगर आप सत्ता में आते हैं, हालांकि तमाम लोगों का कहना है, तमाम पार्टियों का कहना है, मेरा नहीं, तमाम पार्टियों का कहना है कि मतलब बसपा अभी बहुत पीछे है विधानसभा चुनाव। लेकिन यदि आप सत्ता में आते हैं तो आपका विकास का मॉडल क्या होगा, किस तर्ज पर आप विकास करेंगे? कृषि पर विशेष ध्यान देंगे या किसी और चीज पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए 2-3 चीजें किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए होता है। नंबर 1 होती है रोजगार, दूसरी होती है वहाँ के संसाधनों का उचित मूल्यांकन हो और उचित प्रयोग नहीं, उसकी उचित खरीदारी हो। अच्छा, तीसरी उसकी उचित खरीदारी हो। अच्छा, तीसरी आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग हो पर्यटन। पर्यटकीय विकास के यहाँ असीम संभावना है। जैसे आप सोहरतगढ़ विधानसभा में पश्चिमी छोर चिगना धाम एक बड़ा धाम है, उसको डेवलप किया जा सकता है और पूरे विश्व में उसकी मान्यता है। दूसरा द्वापर युग आपका हरदा देवी स्थान है और तीसरा इसी प्रकार आप सोहरतगढ़ विधानसभा में सारा चले जाइए तो जब जनता इस क्षेत्र में आएगी, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, विदेश की, जब लोग यहाँ आएंगे तो उनके द्वारा तमाम लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी हमारे साथ राधा रमन त्रिपाठी जी थे, जो बसपा के घोषित प्रत्याशी 302 विधानसभा सोहरतगढ़ से, और आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत से आप यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे, और आपका ये भी कहना है कि मतलब इनकी पार्टी यानी बसपा भी सत्ता में आएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जो तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन उस बेसिक मुद्दों पर, उस बुनियादी मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया जो यहाँ की ज़रूरत है, और आपकी सरकार आएगी तो उस पर विशेषकर आपका फोकस होगा और उसको डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता रोजगार मुहैया हो सके और वो खुशहाल हो सके। आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में किसी और से मिलवाते हैं। धन्यवाद।